हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू पे। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 2, है ना। हम आज करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2 और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को नहीं देखा तो समझे कि आप कुछ नहीं देखे। तो इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है एग्ज़ाम के व्यू से, इतना इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट रहने वाले इस वीडियो में एग्जाम के व्यू से। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, कितने कॉन्सेप्चुअल सब क्वेश्चन सॉल्व हो सकते इस वीडियो से। तो आपको यहां पे बोर्ड पे दिख रहा होगा एक सर्किट, है ना, एक सर्किट, जिस सर्किट का नाम है LCR। इस सर्किट का नाम क्या है? LCR सर्किट, LCR सर्किट। तो यहां पे बात हो रही थी अल्टरनेटिंग करंट की। तो सप्लाई जो सोर्स था वो था अल्टरनेटिंग EMF, अल्टरनेटिंग करंट। तो अब यहां पे एक नया चीज जुड़ गया है। इससे पहले जो डायरेक्ट करंट में सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए होता था, और अब यहां पे मेरा आएगा इंडक्टर और कैपेसिटर। इसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा यहां पे अल्टरनेटिंग करंट में। यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस सर्किट में, है ना। जैसा कि डायरेक्ट करंट के लिए यह मीनिंगलेस हो जाता था कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना। तो सिर्फ वहां पे रेजिस्टेंस के लिए बात होती थी, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हर एक पार्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। इसी चीज को यहां पर समझना है। इट मींस LCR सर्किट। तो अब यहां पे पहले हम सेपरेटली पढ़ेंगे इसको, है ना, रेजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, है ना। बट एक छोटा सा एक बच्चा वाला सवाल मैं पहले सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं, इसके बाद फिर हम आएंगे टॉपिक पे। और इस पूरे वीडियो के अंदर पूरा अल्टरनेटिंग करंट का एंड हो जाना है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उन सारे का एंड होगा इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, है ना, पूरा अंत तक देखें और समझें कि LCR सर्किट या अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में यूज होने वाले कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, चलते हैं यहां पे, समझते हैं यहां पे LCR सर्किट को। ओके, तो मेरे पास एक LCR सर्किट है जो कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 40 है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 40 वोल्ट है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहां पे 30 वोल्ट है। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यहां पे जो है वो मेरा 60 वोल्ट है। कितना है? 60 वोल्ट। आप बोलोगे यहां पे कि टोटल वोल्टेज कितना है, तो आप क्या करोगे? E है यहां पे, E इक्वल टू 30 प्लस 40 प्लस 60, सबको जोड़ देंगे, यही वोल्टेज होगा ना। 60 40 130। आप यही करोगे कि अप्लाइड वोल्टेज जो होगा इसके सम के बराबर होगा। तो आप बिल्कुल गलत हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। LCR सर्किट में E इज नॉट इक्वल टू 130 वोल्ट। तो कुछ और ही होने वाला है। क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलता है। ओके, तो सबसे पहले हम सेपरेटली यहां पे बात करना चाहते हैं। अगर हम एक रेजिस्टिव सर्किट की बात करें जिसका रेजिस्टेंस R हो, तो इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इट मींस करंट और EMF दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन जब आप इंडक्टिव सर्किट की बात करोगे, जब आप इंडक्टिव सर्किट की बात करोगे, इट मींस यहां पे हम इंडक्टर की बात करेंगे। इसमें जो होता है, अगर आपका अप्लाइड EMF E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली में करंट जो है वो लैक्स करता है, मतलब EMF के पीछे पीछे चलता है इसमें। मतलब ऐसे सर्किट में EMF आगे आगे और करंट पीछे पीछे। तब कैसे हम इसको डिनोट करें, कैसे इसका I का इक्वेशन लिखे? तो I इक्वल टू जो हो जाएगा, जब पीछे पीछे चलता है तो कितना पीछे चलता है? बाय फेज ऑफ 90, है ना।
तो यहां पे ई नॉट इक्वल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो यहां पे आपको पाई बाई टू माइनस कर देना है। ये किसके लिए बात हो गया? यहां पे इंडक्टिव सर्किट के लिए। किसके लिए बात हो गई? इंडक्टिव सर्किट के लिए। ओके, अब यहां पे अगर मेरी बात हो कैपेसिटिव सर्किट में, तो अब ईएमएफ और करंट क्या होगा, वोल्टेज और करंट में क्या होने वाला है, किस तरह का यहां पे, तो चलिए यहां पे देखते जल्दी से। अगर मेरा ये सर्किट क्या है, कैपेसिटिव है, सर्किट कैसा है, प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली, यहां पे कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस नहीं है ना, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। तो ऐसे केसेस में आपका क्या होगा, अगर आप ईएमएफ इक्वल टू अप्लाई कर रहे हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या होने वाला है, तो करंट आपका हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले यहां पे, ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखना है। रेजिस्टिव सर्किट में अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट यहां पे जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होगा। यहां पे ये क्लियर है कि दोनों सेम होगा। अगर आपके पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो आपका जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ से करंट पाई बाई टू लैक्स करने वाला, पीछे रहने वाला है, तो आपको ओमेगा टी में पाई बाई टू माइनस करना पड़ेगा। ओके ना। अगर फिर आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो इस सर्किट में करंट जो है लीड करेगा, इट मींस आगे आगे चलने वाला है। करंट क्या चलने वाला है, आगे आगे चलने वाला है। तो ऐसे केसेस में आप जब कभी करंट आगे चल रहा हो, जब करंट कभी पीछे चल रहा हो और कभी किसी में साथ चल रहा हो, तो ऐसे केसेस में आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, सीधा नहीं जोड़ सकते हो, अलजेब्रिक सम नहीं होगा यहां पे, है ना, ऐसे नहीं हो सकता। यहां पे 30 प्लस 40 प्लस 60 130 ये कभी नहीं होने वाला है। अप्लाइड ईएमएफ इसके जितना अक्रॉस दिया हो उसके सम के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक ऐसा घटना घट रहा है, क्योंकि एक ऐसा चीज हो रहा है जहां पे किसी रेजिस्टिव के लिए करंट और ईएमएफ सेम चल रहा है। यहां पे आपका करंट आगे आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे पीछे चल रहा है, इसमें आपका करंट पीछे पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे आगे चल रहा है। तो ऐसे केसेस में आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट था ना ये चीज समझना कि किस सर्किट में करंट आगे रहता है, किस सर्किट में करंट पीछे रहता है, किस सर्किट में ईएमएफ आगे रहता है, किस सर्किट में करंट आगे रहता है ना। तो ये चीज पहले आपको अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, दिमाग में फिट बैठा लेना है। अगर मेरा रेजिस्टिव सर्किट है तो वहां पे करंट और ईएमएफ दोनों सेम रहने वाला है। अगर मेरा कैपेसिटिव सर्किट है तो वहां पे करंट लीड्स करेगा और वोल्टेज लैग्स करेगा, तो वहां पे समझना है। अगर आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वहां पे आपका ईएमएफ लीड्स करेगा, करंट लैग्स करेगा, इट मींस ईएमएफ आगे होगा, करंट पीछे होगा। इसको समझना पड़ेगा। ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। अगर मैं I इक्वल टू यहां पे इस सर्किट के लिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डाल देता तो E इक्वल टू क्या होता, E इक्वल टू क्या होता है। यहां पे मैं इसको अच्छे से समझाना चाहता हूं यहां पे, है ना। अगर ये ऐसे केसेस में यहां पे लीड और लैग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर्किट में। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे वहां पे, है ना, आप बिल्कुल फंस जाओगे ऐसे सब सवाल में जो सवाल आने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट से। तो आपको वहां पे फंसना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है वहां पे, है ना। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना है और ये जीपीडब्ल्यू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, बिल्कुल, है ना। तो यहां पे हम बात क्या कर रहे थे, अगर मेरे पास ये करंट का इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे दिया, क्योंकि सर्किट तो इंडक्टिव है। सर्किट जब इंडक्टिव है तो यहां पे अब ईएमएफ का इक्वेशन क्या लिखाएगा, है ना। ईएमएफ आप कैसे लिखोगे, तो यहां पे ये चीज पता होना चाहिए, करंट से आगे चलेगा कौन, ईएमएफ, कितना, पाई बाई टू। तो आप जैसे ये लिख रहे हो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इससे तो आगे करना है, तो यहां पे आपको प्लस पाई बाई टू करना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ इंडक्टिव सर्किट में आपका करंट जो दिख रहा है उससे तो आगे रहेगा, उससे हमेशा ईएमएफ क्या रहेगा, पाई बाई टू आगे रहेगा। लेकिन अब कैपेसिटिव सर्किट की बात मैं करूं यहां पे, तो कैपेसिटिव सर्किट की अगर यहां पे बात करूं, मेन दो यही सर्किट है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, है ना। अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, इसका अगर यहां पे करंट का इक्वेशन गिवन रहे,
एक कैपेसिटिव सर्किट है जिसका कैपेसिटेंस C है। अगर यहां पे करंट का इक्वेशन गिवन रहे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे ईएमएफ तो लैक्स करता है कैपेसिटिव सर्किट में, तो ईएमएफ के लिए कैसे इक्वेशन हम लिखेंगे यहां पे, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाना है। क्या हो जाना है? माइनस पाई बाय 2 हो जाना है। तो यहां पे मेरा फाइनली क्या हुआ, ई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा, क्योंकि करंट इसमें आगे आगे रहना है, इसलिए मैंने यहां पे माइनस कर दिया। ओके, अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। इससे चलते इस सवाल के पास, इसको देखते एक्चुअल में ये क्यों नहीं होगा 130, नहीं होगा तो क्या होगा उसको देखना है ना। तो आप जनरल अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते हो ऐसे सर्किट में जब वहां पे करंट और वोल्टेज का 36 का आंकड़ा चल रहा हो, है ना। तो यहां पे कभी करंट आगे, कभी वोल्टेज आगे, कभी करंट पीछे, कभी वोल्टेज पीछे, है ना। तो ऐसे केसेस में आप अलजेब्रिक सम नहीं लगा सकते हो। तो इसके लिए बी अलर्ट, रेडी रहना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ताकि आपका सवाल मिस ना करे। ओके, तो चलते यहां पे, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा यहां पे जो रहने वाला है, ये जो सर्किट गिवन है एलसीआर सर्किट है। कैसा सर्किट है? एलसीआर, मतलब तीनों एलिमेंट यहां पे है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। तीनों चीज मौजूद है यहां पे, है ना, तीनों चीज मौजूद है यहां पे। अब इसका अगर ग्राफ हम खींचे करंट वर्सेस वोल्टेज का, यहां पे मान लेते ये इसमें करंट है ये, तो अगर रेजिस्टर के लिए बात करें तो इसमें जो करंट है इसी डायरेक्शन में इसका वोल्टेज भी होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में। ओके ना, करंट और वोल्टेज तो सेम फेज में इसके लिए। लेकिन अगर हम इंडक्टर की बात करें, ये जब यहां पे आएगा, या कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का जो होगा यहां पे, ये तो 90 डिग्री से पीछे चलेगा, इट मींस VC हो गया, है ना। अब यहां पे अगला अगर इंडक्टर की बात करें तो करंट से तो पाई बाय 2 ऊपर चलता है, यहां से 90 डिग्री आगे, मतलब ये हो गया इंडक्टर के लिए। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, VL 60 है, VC क्या है 30 है। इसका नेट जो बनेगा VL माइनस VC कितना होने वाला है 30, और ये 30 किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा 30, इस डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में 30 होगा। तो आपका रिजल्टेंट का कहानी अब यहां पे मैं बताने वाला हूं कि रिजल्टेंट क्या रहने वाला है। आपका हो गया VR इधर, और आपका VL माइनस VC हो गया इधर, इस डायरेक्शन में। तो आपका जो रिजल्टेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहां पे VL माइनस VC है, आपका रिजल्टेंट कुछ इस तरह होगा, और ये क्या होगा, यहां पे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करते हैं, पहला बात तो ये तो मेरा फंडा खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होना है। तो फिर क्या होगा, V इक्वल टू अब अंडर रूट, है ना। अब V इक्वल टू जो होगा वो अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। VR आपका क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, क्या है आपका गिवन है 40, तो 40 का स्क्वायर होगा, और प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना है आपका 60, तो 60 लिख लोगे यहां पे, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है आपका 30, तो आप यहां पे 30 लिख लो और ये स्क्वायर डाल दो। क्लियर ना। अब यहां पे मेरा जो आएगा, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आने वाला है 50 वोल्ट। कितना आएगा 50 वोल्ट। आप जो सोच रहे थे 130 आंसर आएगा, यहां पे 130 आंसर नहीं आएगा, आपका आएगा 50 वोल्ट। ये तो बस अभी ट्रेलर था, यहां पे समझना है यहां पे सेपरेटली, है ना। ये अभी तो ट्रेलर था, मैंने ये तो बस थोड़ा सा एक बच्चा वाला चीज डिस्कस किया और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया कि कैसे एक कैपेसिटिव सर्किट, कैसे एक इंडक्टिव सर्किट, कैसे एक रेजिस्टिव सर्किट अपने आप में डिफरेंट है व्हेन सप्लाई इज एसी सोर्स। जब आपका सप्लाई एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, तो वैसे केसेस में इन सर्किट का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाता है ना, इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाता है। अब यहां पे हम सेपरेटली बात करने वाले अलग अलग, ओके ना, सेपरेटली बात करने वाले अलग अलग। तो यहां पे इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। अब यहां पे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना।
प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, सबसे पहला चीज यहां पे देखेंगे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसे ही आता है, सिर्फ यहां पे मौजूद कौन होगा, रेजिस्टेंस, और ये सप्लाई क्या होगा, अल्टरनेटिंग। हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो सप्लाई क्या होगा, अल्टरनेटिंग। ओके, तो यहां पे अब सपोज कर लेते ईएमएफ ई इक्वल टू जो है मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब बोलो करंट का इक्वेशन क्या होगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों सेम होगा, क्योंकि कैपेसिटिव रेजिस्टिव सर्किट है, करंट और वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम होता है। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पे और सब क्या क्या चीज है, इसका पावर फैक्टर क्या होगा, पावर कंजम्पशन क्या होगा, इन चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पावर कंजम्पशन, पावर फैक्टर, ये सब क्या होने वाला है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सर्किट के लिए, है ना। तब आपसे एक लेवल के सवाल बन पाएंगे, है ना, अच्छे सब लेवल के आप सवाल कर पाओगे, है ना। तो पहला चीज मैंने इक्वेशन लिखा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों लिखा है ऐसा सेम, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम रहने वाला है, फेज में, सेम फेज में रहने वाला है। तो अब इसका पावर फैक्टर क्या होता है, इसको समझते हैं। यहां पे पावर फैक्टर क्या होता है, इसको समझ लेना, और याद कर सकते हो तो आप याद कर लेना, cos फाई इक्वल टू 1। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई इक्वल टू 1। cos फाई यहां पे पावर फैक्टर है ना। cos फाई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। अब एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है ना। एवरेज पावर होता है आई आर एम एस स्क्वायर आर, है ना। आरएमएस को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव करंट भी बोला जाता है ना। यहां पे सवाल में यह भी लिख के दे सकता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, क्लियर ना। इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है करंट का। तो एवरेज पावर ये होता है आपका, है ना। एवरेज पावर कंजम्पशन भी बोल सकते हो आप इसमें, है ना। और इसका पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। और क्या रखना है याद, करंट और ईएमएफ वोल्टेज सेम फेज में होना है। अब यहां पे अगला हम बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ, क्या हो, कैपेसिटर लगा हुआ। क्या लगाओ, कैपेसिटर लगा हुआ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर मेरा सप्लाई E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या होगा इसमें। अब सर्किट क्या है, प्योरली कैपेसिटिव, है ना। सर्किट क्या है, प्योरली कैपेसिटिव, है ना। तो सर्किट जब मेरा प्योरली कैपेसिटिव है, तो करंट का इक्वेशन क्या होने वाला, आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस होगा या माइनस, आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। वीडियो को पॉज करना, कमेंट में रिप्लाई करना। यहां पे ओमेगा टी के साथ प्लस π/2 होगा या माइनस π/2, तो कमेंट आप जरूर करें, है ना। तो यहां पे मेरा क्या होने वाला है, जैसी बात आया कैपेसिटिव का, तो करंट यहां पे लीड करता है ना। क्या करता है, लीड करता है। तो यहां पे जो मेरा होगा वो π/2 होना, यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओके ना। अब इसका पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है ना। प्योरली कैपेसिटिव का पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। और यहां पे पावर, एवरेज पावर भी क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसका यह भी याद रख लेना है, cos फाई इक्वल टू क्या होगा, 0, और एवरेज पावर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को समझ लेना है अच्छे से, इस चीज को समझ लेना है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि यहां पे रेजिस्टेंस R होता था, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसके रेजिस्टेंस को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस, है ना।
और इसको डिनोट जो करते हैं वो एक्सी से करते हैं, और एक्सी इक्वल टू होता है 1/ω ओमेगा सी, सॉरी ओमेगा एल नहीं होगा, यहां पे ओमेगा सी होना है। सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और ओमेगा के बारे में आप फैमिलियर नहीं हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। तो ओमेगा एक्चुअल में यहां पे क्या है? आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहां पे 2π/t, 2π1/t को हम लोग f बोलते हैं, है ना। तो ओमेगा इक्वल टू क्या है यहां पे? 2πf। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहां पे आपको समझना जरूरी है कि कैपेसिटिव सर्किट के लिए, एक कैपेसिटर के केसेस में जब आप अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हो तो और क्या क्या चीज होता है, और ये कैसे डायरेक्ट करंट में ये कैपेसिटर वर्क नहीं करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ओके, तो यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, इंडियन हाउस होल्ड सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी है एसी सप्लाई का वो 50 हर्ट्ज है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था। इंडियन हाउस होल्ड एसी सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अब यहां पे बात हुआ कि 50 हर्ट्ज सप्लाई है किसकी? एसी की। क्या डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो आप बोलोगे 0। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0। जब डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो आप यहां पे देखोगे ओमेगा इक्वल टू 2πfc, तो एक्सी इक्वल टू जो दिख रहा है यहां पे, तो ये क्या हो जाना है? 2πfc। अब नीचे जब 0 आएगा तो ये पूरा टर्म एक्सी इक्वल टू 1/0, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो इनफिनाइट हो जाएगा। तो डीसी के केस में यहां पे काम नहीं करना है। डीसी के केस में, डायरेक्ट सप्लाई के केस में फ्रीक्वेंसी आपका 0 होता है, इसलिए ये एक सर्किट एप्लीकेबल नहीं होता वहां पे। ओके, लेकिन यही चीज जब आप एसी के लिए बात करोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा जिसको आप बोलोगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, और वो क्या होना है उसको याद करके जाना है, एक्सी, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट 1/ωc, है ना। ये याद करके जाना, अच्छे से याद करके जाना है, इसको आप नहीं भूल सकते। हो सकता है गिवन रे ए कैपेसिटिव सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस इतना, देन व्हाट विल बी कैपेसिटेंस ऑफ दैट सर्किट, कैपेसिटेंस ऑफ दैट सर्किट, है ना। नो कैपेसिटेंस नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ दैट सर्किट, कैपेसिटेंस गिवन रहेगा ना। हाँ, कैपेसिटिव सर्किट की हम बात कर रहे हैं यहां पे, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बोल देगा आपको, है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट, है ना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट। अब यहां पे अगला चीज आता है इंडक्टिव सर्किट का, है ना। बात यहां पे हम करने वाले इंडक्टिव सर्किट का। आपको रेजिस्टेंस पता हो गया, कैपेसिटिव सर्किट एक्सी इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ओमेगा इक्वल टू 2πf। ओके, और ये डीसी के में काम नहीं करता है वहां पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होता है और इसे इनफिनाइट रेजिस्टेंस करता है पैदा, इसलिए यहां पे हम डीसी के केसेस में यहां पे बात नहीं करते। ओके, तो चलते हैं यहां पे फिर अगला सर्किट लेकर के। यहां पे अगला सर्किट जो है मेरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना। प्योरली हम इंडक्टिव सर्किट के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं, और इस पूरा इंडक्टिव सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम फिर आएंगे एलसीआर सर्किट पे, जिसको हम एलसीआर सर्किट में अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे वहां पे जब तीनों कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर आके कॉम्बाइन होता है तो फिर वो सर्किट किस तरह से बिहेव करता है, कब कैपेसिटेंस डोमिनेंट होता है, कब इंडक्टेंस डोमिनेंट होता है ना। इनके बारे में वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे तीसरे नंबर में हम यहां पे बात करने वाले हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट एक ऐसा एसी सर्किट जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो। क्या हो? इंडक्टर हो। तो यहां पे हम एक सर्किट बना रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंडक्टर है, और यहां पे एक एसी सोर्स E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब आप बोलोगे यहां पे करंट का इक्वेशन क्या होगा? जब सर्किट इंडक्टिव है तो करंट यहां से ईएमएफ से पीछे पीछे चलता है। क्या चलता है?
पीछे पीछे, तो आप बोलोगे करंट का क्या होगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होना है। ओके, माइनस पाई बाई 2 होना, यह चीज पता होना चाहिए आपको। ओके, फिर अगला चीज यहां पे पावर फैक्टर क्या होगा, है ना, पावर फैक्टर क्या होगा। इसका जो पावर फैक्टर होता है वो भी क्या होता है, ओवर एवरेज जीरो होता है ना, क्या होता है, जीरो होता है। ओके, इसका क्या होता है, जीरो होता है। अब एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर भी आपका क्या होगा, जीरो होने वाला है। यहां पे क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। इस चीज को भी समझना है, एवरेज पावर भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सएल इक्वल टू कितना होगा, तो इसका एक्सएल इक्वल टू जो होता है ओमेगा एल। एल क्या है, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, है ना, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, 2 पाई अपॉन टी एल, और 2 पाई अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल। अब यहां पे हम क्या बात करने वाले हैं, ये अगर ये सर्किट डीसी सप्लाई के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए यूज करें तो क्या होगा, तो आपको पता है यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट जीरो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट जीरो। जैसे आप पुट करोगे फॉर डीसी के लिए, है ना, फॉर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है। जैसे आप यहां पे एफ के जगह पे पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इट मींस एक इंडक्टिव सर्किट जीरो रेजिस्टेंस बनाता है जब आप इसको यूज करोगे डायरेक्ट करंट के लिए। ओके, जब आप इसको यूज करोगे डायरेक्ट करंट के लिए तो ये एक प्लेन मीनिंगलेस मतलब बन जाएगा, आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा इसमें, है ना। तो यहां पे डायरेक्ट करंट के केस में ये इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस बनाता है, इसका ये नहीं होता। अब यहां पे आता है एसआई यूनिट की बात। एसआई यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना होगा। एक्सएल, एक्ससी और आर तीनों का एसआई यूनिट ओम होता है। इस चीज को समझना, कंफ्यूज नहीं कर जाना एग्जाम में। सबके एसआई यूनिट क्या होने वाला है, एसआई यूनिट क्या होने वाला है, ओम होने वाला है ना। सब कोई रेजिस्टेंस है, सबका यूनिट क्या होगा, ओम होना। यहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि इंडक्टेंस के केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं एलसीआर सर्किट का, है ना। एलसीआर सर्किट के बारे में यहां पे बात करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट सर्किट है जिसके बारे में समझना बहुत जरूरी हो जाता है यहां पे, है ना। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें तीनों मौजूद हो, एक ऐसा सर्किट जिसमें तीनों मौजूद हो, इट मींस कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं एलसीआर सर्किट का। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंपीडेंस ट्रायंगल का भी यहां पे बात करेंगे एलसीआर सर्किट के बाद, है ना। इंपीडेंस ट्रायंगल, है ना। तो मेरा सर्किट अब क्या होने वाला है, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट मतलब क्या है, एक रेजिस्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक इंडक्टर होगा। तीनों चीज होगा यहां पे, है ना। अगर मेरा सप्लाई ईएमएफ क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब सर्किट में तीनों मौजूद है, तीनों प्रेजेंट है, अब इसमें तो सेम रहने वाला है, करंट और ईएमएफ, करंट और वोल्टेज। अब मेरा कैपेसिटर है, यहां पे करंट क्या करेगा, लीड करेगा, ईएमएफ पीछे चलेगा। इसमें क्या करने वाला है, ईएमएफ लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करना, ईएमएफ पीछे रहना है। इसमें क्या होना है, करंट लैग्स करेगा या ईएमएफ लीड करेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो ऐसे केसेस में आपको समझना है इस सर्किट का इंपीडेंस क्या होना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है सवाल में कि इंपीडेंस क्या हो। इंपीडेंस को फाइंड आउट कीजिए, है ना, इंपीडेंस को फाइंड आउट कीजिए। इंपीडेंस ट्रायंगल को समझ के रखना है ना। तो यहां पे हम इंपीडेंस निकालने सिखा रहे हैं।
इसका इंपीडेंस जो होगा, मतलब इस सर्किट का कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। यहां से सवाल बहुत सारे बनते हैं, है ना। पूरे का कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा ये सर्किट। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के जगह ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इंपेडेंस इट मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय व्हेन सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब अगला चीज यहां पे आता है इंपेडेंस ट्रायंगल का, है ना। इंपेडेंस ट्रायंगल को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे समझना, है ना। इंपेडेंस ट्रायंगल, तो यहां से आप पावर फैक्टर को देख सकते हो। तो cos फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos फाई इक्वल टू क्या होता है b बाय एच। तो b के जगह पे r अपॉन z। तो आपके पास z पता है यहां पे अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर। ओके, तो यहां पे आप पावर फैक्टर को देख सकते हो, है ना। अब यहां पे अगला चीज जो आता है ना, वो अगला चीज जो आता है एवरेज पावर की कहानी। तो एवरेज पावर को यहां पे जल्दी से देख लेते हैं कि एवरेज पावर क्या होने वाला है ना। तो एवरेज पावर जो होगा इसको समझ के जाना है अच्छे से, है ना। तो ई आर एम एस स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई आर एम एस स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था, है ना, अल्टरनेटिंग करंट का। इस चीज को आपको समझ के जाना है ना। इतना कॉन्सेप्ट आपको लेकर के जाना है एग्जाम के लिए। तो अल्टरनेटिंग करंट से जो भी आने वाले क्वेश्चंस, है ना, वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चाहे वो इंपीडेंस निकालने की बात हो, चाहे पावर फैक्टर की बात हो। पावर फैक्टर के लिए आप इस ट्रायंगल को समझ सकते हो, है ना, पावर फैक्टर निकाल सकते हो, है ना। और एवरेज पावर और एक चीज याद करके जाना है आपको, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, है ना। क्यू फैक्टर जो होता है आपका 1 बाय आर अंडर रूट एल बाई सी। इस चीज को समझ के जाना है, क्वालिटी फैक्टर अच्छे से समझ के जाना, क्वालिटी फैक्टर क्या होने वाला है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।